Good morning, dear students. I am Dr. Mamta Solanki, Assistant Professor of Zoology. आज का हमारा वीडियो का टाइटल है वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन एंड कॉजेज ऑफ एक्सटेंक्शंस ऑफ स्पीसीज। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है, उनके पेपर फर्स्ट जो कि वाइल्ड लाइफ है और यूनिट थर्ड। वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन या डिप्लीशन जैसे कि वन्य जीवों का किस प्रकार से विलोपन होता है या किस तरह से वो विलुप्त हो जाती है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ ऐसी जगह जहाँ पर ये वन्य जीव रहते हैं, क्योंकि उनका जो आवास है या हैबिटेट है वही नष्ट हो जाता है, जिससे कि उन्हें रहने या विचरण करने के स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता और वो विलुप्त होती जाती हैं। यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो या पढ़ने जा रहे हैं वो वाई डू दे डिसअपेयर। कोई भी स्पीसीज़ होती है, उनके डिसअपेयर होने का रीज़न क्या है। सबसे मेन रीज़न तो है इन्वायरमेंट, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को जो भी नेचर में प्रेजेंट है उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करना है, जिसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे हर्डल्स या इस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं उन्हें इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज़ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो स्पीसीज़ रहेंगी या विलुप्त हो जाएंगी, डिसाइड होता है। देन एक छोटे से एग्जांपल, स्पीसीज इज कंसिडरेबल टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट नोन स्पेसिमेन डाइज विदाउट लिविंग अ जेनेटिक सक्सेसर। ये एक डेफिनेशन ही माने किसे कहेंगे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। वो स्पीसीज जैसे कि एक लास्ट स्पेसिमेन है, येलो गोल्डन फ्रॉग है ये, और इसके एक्सटिंक्ट ये क्लास स्पेसिमेन है। अगर ये अपने एग लेइंग नहीं करता है तो इसकी स्पीसीज़ यहीं समाप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। और बायोडाइवर्सिटी, अगर हम आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझें तो आज के कंटिनेंट में आज 150 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन प्रतिदिन 150 स्पीसीज़ जो होती है वो विलुप्त होती हैं। और बायोडाइवर्सिटी में 25% एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं वो डेंजर कंडीशन में है, उनको खतरा है। बायोडाइवर्सिटी, आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें जो उसकी टोमोग्राफी है या भौतिक जो बनावट है वो बहुत ही विभिन्न विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, रेतीला रेगिस्तान है, समुद्र है, स्वच्छ पानी है, मीठे पानी के झरने, झीलें हैं, नदियाँ हैं, तो ये और घने वन हैं। ये इतनी वैरायटी है जहाँ पर कि जो एनिमल है उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, फ्लोरा और फ्लोरा दोनों में। प्लांट्स की भी यहाँ काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ वैरायटी या यहाँ मिलती हैं, जिनको कि संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। और विभिन्न एक हम जानते हैं कोई भी स्पीसीज़ अगर खतरे में है तो उनको ब्रीडिंग करा के उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, और उनके जो नेचुरल प्लेसेस हैं उनको बिना नष्ट किए भी हम उसको संभाल के रख सकते हैं। और कुछ होती है एनिमल ट्रैफिकिंग, इसका कढ़ाई या बहुत कठोरता से पालन करके भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब क्यों एक स्पीसीज़ जो होती है वो विलुप्त हो जाती है, इसके बारे में हम समझें तो जैसा कि अभी पहले बताया था कि अगर कोई एक स्पेसिमेन बचा है लास्ट, जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होते हैं उसको बहुत उसको बचाने की या उससे नए ऑफस्प्रिंग को, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हम उनकी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनसे भी नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिना अपने जेनेटिक सक्सेसर को छोड़े या इंडिविजुअल को छोड़े मर जाते हैं तो वो एक्सटिंक्ट होएगी। और एक मिथ है कि 50 साल जो होते हैं उसके अंदर अगर कोई स्पीसीज़ नहीं मिली तो वो विलुप्त हो गई, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कुछ ऐसी स्पीसीज़ को जो बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं दी, लेकिन अचानक से कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंटल पर किसी भी क्षेत्र में देखी गई है।
और अगर हम कंफर्म करें कि कौन, जैसे हमने कोई स्पीसीज़ को या किसी भी ऐसे जीव को देखा है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये डिसअपेयर स्पीसीज़ है या नहीं है, तो हम रेड लाल डाटा बुक जिसे कहते हैं उसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा एक ये लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कि डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं या एंडेंजर कंडीशन में, उनको लिस्टेड किया गया है। और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हम इस डाटा को ईयर वाइज भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने प्रकार के विलोपन या विलुप्त प्रजातियाँ उनके विलोपन के आधार में कि किस प्रकार से वो स्पीसीज डिसअपेयर हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि फाइलेटिक और स्यूडो। 2 टाइप के हैं होते हैं, जिसमें कि वन स्पीसीज डिसअपेयर्स लिविंग बिहाइंड अनदर मोर इवॉल्व वन। यहाँ पे जब एक स्पीसीज डिसअपेयर होती है लेकिन वो अपने पीछे किसी और अधिक इवॉल्व, जैसे कि एक स्पीसीज है उसने इवोल्यूशन करके कुछ नई दूसरी सब स्पीसीज बनाई अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर वो ऐसा छोड़ के जाता है तो इस प्रकार के जो इवोल्यूशन या इस प्रकार की जो एक्सटिंक्शंस होते हैं उसको हम एक प्रकार का विलोपन नहीं मानते। इसमें ना तो एक इंक्रीज ना डिक्रीज कहा जाता है, क्योंकि वही जो स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई है। दूसरा होता है टर्मिनल एक्सटिंक्शंस, जिसमें अ स्पीशीज बिकम बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है और अपने पीछे कोई इवॉल्व या पुरानी स्पीसीज को नहीं छोड़ के जाती। इसमें डाइवर्सिटी देयरफॉर इसमें डाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि वो जो स्पीसीज थी वो आगे इवॉल्व नहीं हुई है, और इवॉल्व नहीं हुई है और वो वहीं समाप्त हो गई है, तो वो उसको डिक्रीज कहा जाएगा। दिस टाइप इज इन टर्न सब डिवाइडेड इंटू 2। ये 2 भागों में डिवाइड की जाती है, जैसे कि बैकग्राउंड और नॉर्मल। इसमें क्या होता है, कुछ स्पीसीज कंटिन्यूस ग्रेजुअली नॉर्मली डिसअपेयर होती है और उसमें टाइम लगता है। मास टर्मिनल में एक साथ वर्ल्ड वाइड, जैसे कि हमारे अगर हम डायनासोर का एग्जांपल देखें, जिसमें विश्व के जितने भी डायनासोर थे, जितने भी उनकी वैरायटी थी, वो एक ही टाइम में सब धीरे धीरे उन डिसअपेयर हो गए। तो ये मास टर्मिनल एक्सटेंक्शंस एग्जिस्टेंस जो विलुप्त प्रजातियां बताते हैं। कॉजेज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शंस, ओवर 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यूज्ड टू लाइव ऑन अर्थ डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। इन जनरल टर्म्स स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब ये कुछ रीज़न है जिसके कारण वो विलुप्त होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक एंड जेनेटिक फिनोमिना। डेमोग्राफिक, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ की वो पॉपुलेशन है या जहाँ वो इवॉल्व हुए हैं, वहाँ उनको इंटर और इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज़ कंपटीशन करना होता है। अगर वो उस इन्वायरमेंट और वहाँ के लिए सुटेबल रहते हैं, उनका जीन पूल स्ट्रांग होता है, तो वो वहाँ रह पाएंगे, आगे इवॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएंगे। देन डिस्ट्रक्शंस ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, और यहाँ पर मैन इज़ अ डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज आउट ऑफ 8 मिलियन। अब यहाँ पे क्या होता है, हम जो हैं ह्यूमन बीइंग, वो मेन रीज़न है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है, जिससे कि हमारी जो ऐसी फॉरेस्ट या ऐसे लैंड को यूज़ करने की कैपेसिटी बहुत ओवर एक्सप्लोइटेशन हो गई है। हम उन रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं जो उनके हैं, और लैंड हुआ, सी हुआ, फ्रेश वाटर हुआ, इन सब को हमने अपने पर्पस के लिए ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे समुद्र है, पानी है, वहाँ इंडस्ट्रीज डाली जाती है, फ्रेश वाटर को एग्रीकल्चर में काम में लिया जाता है, तो इनके लिए कुछ फ्रेश वाटर या ऐसे वाटर सोर्सेज बचे ही नहीं जाते, क्योंकि वो पूरी तरह सूख गए हैं इन्वायरमेंट के कारण, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और कुछ बहुत से ऐसे रीज़न हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे कहीं पर भी देख लीजिए, पहाड़ी इलाकों में भी ऊपर ऊपर तक मकान बने होते हैं, पानी के आसपास आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, और ये ऐसी कंडीशन उन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत हार्मफुल रहती है। देन कुछ जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें डेंजरस है उनके लिए। सेम क्लाइमेटिक चेंज, जिस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन बीइंग की,
हमारे व्हीकल यूज़, हमारे इंडस्ट्रियल यूज़, हमारे कपड़े, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब से क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण एनिमल्स जो कि उनका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है वो वेरी करता है, उनके ब्रीडिंग सीज़न ये सब वेरी करते हैं और इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके रिड्यूस होती जाती है। देन हंटिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, हम सब जानते हैं कि हम अपने पर्पस के लिए एनिमल के काफ़ी, जैसे उनके स्किन, उनकी हेयर, उनके हॉर्न और कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे कमर्शियल यूज़ में आते हैं, उनका काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन सब की वजह से उनको मारा जाता है, पकड़ा जाता है और कई फूड के लिए भी यूज़ में लिए जाते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं। देन कुछ रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को आप देख सकते हैं इसमें, ये नेट से लिया है मैंने और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ये है एक फ़िश है जिसको सिम्पेट्रिसाइटिक यूनिपेनिस कहा जाता है, ये नवंबर 2020 में विलुप्त हो चुकी है। देन ये एक बैट है, ये भी एक बहुत छोटा सा बैट की इसकी स्ट्रक्चर जैसा है पर ये थोड़ा छोटा होता है, जिसको कि पाइपी स्टेरलस स्टूडियाई कहा जाता है, विलुप्त हो चुका है। तीसरा एक इंसेक्ट है, इसको भी, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। देन देयर आर, अगर हम स्टडी करें और एनिमल्स के बारे में देखें कि किस प्रकार से वो विलुप्त हो रहे हैं, तो ये बहुत हमसे ही रिलेटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ कुछ और, जैसे कि गोल्डन टोड है, इनमें ये अपने जो और दूसरे परजीवी या आसपास के जो एनिमल थे उनकी वजह से ही इनके जो एग्स वगैरह होते हैं, पानी की सूखने की वजह से वहाँ पर एग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, ड्राइड अप हो गए, इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 2020 में। देन ये एक मूंग सील है, इसकी जो स्किन होती है वो बहुत काम में ली जाती है, इसको हंटिंग किया जाता है, इसको पकड़ा जाता था भोजन के लिए भी और इसके जो भी प्रोडक्ट है यूज़ में आने के लिए, इस वजह से ये भी 1994 में एक्सटिंक्ट हो चुकी, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। देन ये एक पायरियन, ये आइबेक्स है, एक प्रकार की गोट है जिसमें कि ये बड़े बड़े सींग होते हैं, बाल होते हैं, इनका भी शिकार बहुत किया जाता है, इनके सींग काम में आते हैं, बाल काम में आते हैं, इस वजह से ये एक बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। देन कैमियो, कैमियो एक पक्षी था जो कि 2004 में विलुप्त हो गया और ये एक सामान्य से दिखने वाला पक्षी था। बाकी जो और इसके सब दूसरी जो इसके साथ की जो स्पीसीज़ थी उनके साथ कंपटीशन की वजह से ये अपने आप को सरवाइव नहीं कर सका और विलुप्त हो गया। देन वेस्टर्न ब्लैक राइनोसेरस, इनकी भी जो स्किन थी और जो भी हॉर्न वगैरह थे वो बहुत उपयोग के थे, इस वजह से इनको UNCN द्वारा 2011 में विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। देन आप ये जानते हैं गालापागोस द्वीप में इतने बड़े बड़े कछुए थे और इसको पिंटा आइलैंड जाइंट टॉर्टॉइस कहा जाता है, ये सच में वाकई में ही, और लोग यहाँ इस जब पता चला तो यहाँ घूमने आते हैं, देखते थे इनको, तो ये इस पहले किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये वहाँ से विलुप्त हो गए और 2012 में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। देन ये एक और बैट जो कि 2017 जो कि हमने पढ़ा था, मतलब 1980 में दिखाई दिए थे, फिर 2009 में दिखाई दिए और 2017 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये है कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी समझें और को भी समझाएं, हम जो प्राकृतिक आवास है एनिमल्स का उनको डिस्ट्रॉय ना करें, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें, प्लास्टिक और इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ में कम लें और कोशिश करें रिसाइकिल करें पदार्थों का, जो चीज़ काम की नहीं है उसको वापस से रिसाइकिल में सबमिट कराया जाए, क्योंकि इस तरह के जो जीव हैं उनको नष्ट किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। थैंक यू। देन इसके बाद हम इन्वायरमेंट के किस प्रकार से उसको नष्ट हो रहे हैं, उनके क्या क्या कारण हैं जो उनके प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं,
वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन पढ़ेंगे। थैंक यू।